कहानी उस शासक की जिसने लाशों की मीनारें खड़ी कर दी। उसकी सेना जिस भी गली से गुजरती थी वहां से खून की नदियां बह जाती थी। उसकी घोड़ों की टापों ने ना जाने कितने सरहदों को फतेह किया। उसकी तलवारों ने ना जाने कितने निर्दोष करोड़ों लोगों की हत्याएं कर दी। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं उज्बेकिस्तान के समरकंद में पैदा हुए शासक तैमूरलंग की। तैमूरलंग जब पैदा हुआ तब लोगों को यह एहसास नहीं था कि वो एक ऐसा क्रूर शासक साबित होगा जो अपने पूरे जीवन काल में दुनिया की तकरीबन 5% आबादी को अपनी तलवारों के दम पे ख़त्म कर चुका होगा। तैमूरलंग का जन्म सन 1336 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुआ था। उसको दुनिया की फतेह करने की चाहत में वह हर जगह जाके लूट मार एवं निर्दोष लोगों की हत्या करता था। वह जिन भी इलाकों से जाता था वहाँ के पशु पक्षी एवं जानवर भी उसके नाम से कांपते थे, क्योंकि वह अपने शासन काल में इतना क्रूर हो चुका था। वह हर जगह जाके लूट मार और उन इलाकों के पूरी तरीके से नष्ट कर देता था। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण सन 1398 ईस्वी में किया था। हालांकि उससे पहले वह काबुल, जो कि आज की अफ़गानिस्तान की राजधानी है, वह उसको फतेह कर चुका था। उसने किस्से कहानियों में काफ़ी ज़्यादा सुन रखा था कि भारत काफ़ी ज़्यादा धनवान देश है और यहाँ का राजा भी काफ़ी ज़्यादा धनवान है, क्योंकि उससे किस्सों कहानियों के बारे में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी थी, क्योंकि भारत उस समय एक सोने की चिड़िया का देश कहा जाता था। हालांकि उस समय भारत एक अस्थिर देश था और उस समय तुगलक वंश, जो कि अपनी समाप्ति के आखिरी दौर में था, और भारत में काफ़ी ज़्यादा अंतर्कलह चल रही थी। इसी अंतर्कलह का फ़ायदा उठाने के चलते कई बार भारत पर आक्रमण होते रहते थे और तैमूरलंग ने भी उस समय यही किया और भारत पर आक्रमण करने की एक सटीक योजना उसने बना ली। तैमूरलंग की योजना इतनी कुशल होती थी क्योंकि उस समय उसके पास कुशल घुड़सवार और कुशल सैनिकों की एक बहुत बड़ी विशाल सेना थी। उसने इसी कुशलता के चलते जब वह भारत पर उसने आक्रमण किया, उस समय नसरुद्दीन हुमायूं दिल्ली पर राज करता था और उसके 2 सिपा सलाहकार नसरुद्दीन इकबाल और उसके साथ साथ सारंग खान, इसके यह 2 मजबूत हाथ होते थे। इसी के चलते जब नसरुद्दीन हुमायूं और तैमूरलंग के बीच में युद्ध लड़ा गया तो वह पहला युद्ध सिंध के घाटी में लड़ा गया। और जब तैमूरलंग ने सिंध की घाटी में लड़ा गया, तैमूरलंग और सारंग खान के बीच में युद्ध काफ़ी घमासान होने की आशंका थी, पर तैमूरलंग के पास हमेशा से ही अपने दुश्मनों के अलावा वो हमेशा से ही एक कदम आगे सोचकर चलता था और तैमूरलंग और सारंग खान के बीच लड़ा गया युद्ध एक तरफा साबित हुआ। तैमूरलंग ने बड़े ही आसानी से सारंग खान को सिंध की घाटी में हरा दिया और सारंग खान को वहां से भागना पड़ा। जैसे ही सारंग खान वहां से भागा, तैमूरलंग मुल्तान होते हुए दिल्ली की ओर अपना काफ़िला लेके आगे बढ़ चुका था। इसी काफ़िले को आगे बढ़ते उसने मुल्तान में आए जितने भी सारे राजाओं थे उसने उसको हराते हुए वह बंदी बनाते हुए चल दिया। इसके चलते उसने 1 लाख हिंदुओं को, जो कि उसने अपने सेनाओं में गुलाम बना लिया था, परंतु उसको यह आशंका थी जब वह दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो वह 1 लाख हिंदू कहीं इस दिल्ली सल्तनत के खिलाफ ही वह उसको साथ ना दे दे। इसी के चलते आशंका को दूर करने के लिए उसने इन 1 लाख हिंदुओं को सर कटाने का आदेश दे दिया। इस सर कटाने का आदेश देने के चलते उसने यह सुनिश्चित किया कि वो अपने मौलाना और मौलवी लोगों के सामने ही इन लोगों के सर काटे जाए, और उसके बाद जो नरसंहार हिंदुओं के साथ किया गया वो आने वाले भविष्य में भी ऐसा नरसंहार किसी और राजा ने नहीं किया हो। तैमूरलंग इसी सभी चुनौतियों का सामना करता हुआ और मुश्किलों का सामना करते हुए वह दिसंबर में दिल्ली तक आ पहुंचा था। उसके बाद जो मलिक इकबाल और नसरुद्दीन हुमायूं के बीच में जो लड़ा गया युद्ध काफ़ी ज़्यादा घमासान देखने को मिला, क्योंकि तैमूरलंग ने सुन रखा था जो कि विशाल हाथियों की सेना भारत के पास हमेशा से ही मौजूद थी। उस समय नसरुद्दीन हुमायूं के पास 500 हाथी, 10,000 घुड़सवार और तकरीबन 50,000 पैदल सैनिक थे, जो कि भी किसी भी विशाल सेना को हराने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुकम्मल हो सकते थे।
इसी के चलते तैमूरलंग काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ भी था, क्योंकि उसने आज से पहले इतनी सारी विशाल हाथियों की सेना का उसने कभी भी सामना नहीं किया था। पर हम कहते हैं ना कि तैमूरलंग हमेशा से ही अपने दुश्मनों के खिलाफ एक कदम हमेशा आगे ही रहता था। उसने हमेशा से ही एक योजना इन हाथियों के खिलाफ बना के रखी थी। जब दोनों के बीच 16 से लेकर 17 दिसंबर के बीच यह युद्ध लड़ा गया, तो जैसे ही मलिक इकबाल ने आदेश दिया कि वह तैमूरलंग की सेना पर धावा बोल दे, इसके बाद जैसे ही हाथी आगे बढ़े और तैमूरलंग को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलने को मिला। पर जैसे ही उसे लगा कि अब हाथी काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुके हैं, तो उसने हाथियों को भगाने के लिए एक सटीक योजना का उसने निर्णय लिया। उसने बैलों और ऊँटों पर जंगली घास को लाद दिया और उस पर उन्होंने आग लगा दी। इन्हीं आग को देखते हुए हाथी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और उन्होंने मलिक इकबाल और नसीरुद्दीन हुमायूं की सेना को ही रौंदना चालू कर दिया। उसके बाद तैमूरलंग ने जो कत्ले आम मचाया और उसके सैनिकों में जो आत्मविश्वास आया, और नसीरुद्दीन हुमायूं और मलिक इकबाल को वहाँ से भागना पड़ा। उसके बाद जो दिल्ली में कत्ले आम तैमूरलंग ने मचाया, क्योंकि उस समय कोई भी शासक दिल्ली पर राज नहीं कर रहा था। 10 दिनों के भीतर ही दिल्ली में इतना कत्लेआम मचाया गया, तकरीबन 3 से लेकर 4 लाख लोगों की हत्याएं कर दी गई और वहां पर लाशों की मीनारें खड़ी कर दी गई, क्योंकि उसके सैनिक काफ़ी ज़्यादा क्रूर थे। तैमूरलंग हमेशा से ही एक शासक नहीं था, क्योंकि उसका सिर्फ मानना था कि वो हर जगह जाके लूट मार और अपनी दहशत से लोगों को डराता था। इसके बाद दिल्ली कभी भी इस सारी रणनीति से कभी भी ना उभर पाई, क्योंकि वह युद्ध काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और दिल्ली की तकरीबन 1/3 आबादी इसमें समाप्त हो गई और दिल्ली में ऐसा भारी संक्रमण फैला, कोई भी दिल्ली में आने से पहले घबराता था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ हो चुकी थी। इसके बाद दिल्ली को आने वाले समय में तकरीबन 100 साल लग गए दिल्ली को अपनी वापस से राजधानी बनाने